Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. चलिए, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, तो बेटा थोड़ा जो चैप्टर बचा है उसे आज हम फिनिश ऑफ कर लेंगे इसको। फिर अगले क्लास से हम ईएमआई शुरू करेंगे फिजिक्स में भी। तो होपफुली जितना भी कुछ छोटा मोटा बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा आज। तो बेटा पिछली क्लास में हम अर्थ के से रिलेटेड अर्थ मैग्नेटिज्म हमने देख लिया है। अब इस बार जो है उसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही है, क्या टर्म्स, और उनसे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन आएंगे छोटे छोटे बस। तो देखो बेटू, सबसे पहली बात तो मैग्नेटाइजेशन। अब बुक जो सिंबल जनरली यूज करती है बेटा, एम यूज करते हैं एम, बट हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं एम से। और यहाँ पे बुक ने एम यूज, स्मॉल एम यूज कर लिया डाइपोल मोमेंट के लिए और पोल स्ट्रेंथ के लिए भी। तो बुक खुद कंफ्यूजन में है, ऐसा समझो यहाँ पे बेटा। तो जनरली मैग्नेटाइजेशन के लिए एम यूज सिंबल यूज किया गया है। अब ध्यान रखना बस डिफरेंसेस का बेटा, बाकी कोई चीज़ नहीं है। बाकी हम चाहे तो कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं मैग्नेटाइजेशन के लिए। हम चाहे तो एम डैश यूज कर लो बेटा, ठीक है, या फिर कुछ भी M1 यूज कर लो लाइक दैट। बाकी सिंबल कंफ्यूजिंग है थोड़े से इसके जो चैप्टर है। तो सबसे पहले तो देखें व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। बट बेटे मैग्नेटाइजेशन में एंटर होने से पहले मैं थोड़ा सा एक ऐसा बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा जो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा हमें फील लेने के लिए चैप्टर की। देखो बेटू, क्या है वो बैकग्राउंड। आप सबको पता है बेटा, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी एटम है जैसे, उस एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक शेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? Yes, मानते हैं sir. बेटा? अब इनके चक्कर लगाने से आपकी दो तरह से बेटा घूमते इलेक्ट्रॉन, एक तो रिवॉल्व करते हैं और एक स्पिन करते हैं। ये मैंने केमिस्ट्री में भी आपको समझाया था जब हमने क्या पढ़ा था बेटा, याद हो तो आपको? सॉलिड स्टेट में याद आ रहा है? तो बिटू याद Yes, करो sir. थोड़े, और हमने तो निकाल भी लिया अभी मैग्नेटिज्म में तो, कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये सब हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। आई होप यू रिमेम्बर। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड और कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सिमिलरली इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस के पार्ट का नहीं है बेटा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो सिंस रिवॉल्विंग चार्ज प्रोड्यूसेज करंट, एंड करंट कैरिंग जो मटेरियल है वो बिहेव करता है बेटा आपका मैग्नेट की तरह से। तो किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक होने के पीछे बेटा, कोई भी मटेरियल यदि मैग्नेट से कैसा बिहेव कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइक दैट। तो एक्चुअल में हम देखें तो बेटा हर एक मटेरियल में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ऐसे बहुत सारे एटम्स बनके उस मटेरियल को पूरा खुद का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो दो वर्ड आते हैं, ध्यान से सुनना, पहले समझो फिर ये सब डेफिनेशन वगैरह सब बाद में लिख लेंगे। मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये पूरा समझने का खेल है बेटा। और एक वर्ड आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बेटा हम इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी, और एक होते है टर्म मैग्नेटाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है समझो बेटा। सपोज करो कि एक मटेरियल है जिसको मुझे मैग्नेट की तरह बनाना है। तो बेटा मैग्नेट के किसी भी मटेरियल को मैग्नेट की तरह बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज में ली जाती है। क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना। एक सोलेनोइड बनाई जाती है बेटा अच्छी सी, ऐसे, तुम सबको पता है सोलेनोइड क्या होती है। और उसके बीच में बेटा
मटेरियल को रख दिया जाता है, उस सोलेनोइड के बीच में मटेरियल को रख दिया जाता है। अब क्या होगा, इस सोलेनोइड में जब करंट फ्लो करेगा तो बताओ सोलेनोइड में करंट फ्लो होने से क्या इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? यस सर। रिमेंबर, Yes, sir. उसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट है, नहीं? आई होप आप सबको बेटा पता है ये। तो उसके मैग्नेट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन कि मटेरियल कैसा है, तो बेटा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल मतलब हर एक एलिमेंट के, उनको हम बेटा डोमेन्स या मैग्नेटिक मोमेंट, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे रेंडमली अलाइन होते हैं, मतलब किसी डायरेक्शन में होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चालू होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सारे एक डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये मटेरियल मैग्नेटिक का बिहेव करने लगता है, मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस इज द प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना, वो फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटिक बना दे उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड बेटा। और वो प्रोसेस जिसकी वजह से इस मटेरियल में मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया, वी कॉल इट मैग्नेटाइजेशन। दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन बेटा एक प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक बना रहे हैं। एंड व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो किसी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए लगाया जाता है। थोड़ा बहुत भी समझ में पा रहे हैं क्या? Yes, sir. अगेन देखो, वापस रिपीट करता हूँ। सपोज करो मैं तुम्हें एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा, ठीक है? मानो कि आपको बेटा, जैसे समझो कि घर में जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, और मान लो हम मार्केट से बर्गर लेके आए बट वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो माइक्रोवेव ओवन हमने खोला, उसके बीच में बर्गर रखा और उसको ऑन कर दिया, तो थोड़ी देर में बर्गर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम? Yes, sir. बेटा ऐसा समझो कि उस बर्गर को हमने गर्म कर दिया, तो उसके गर्म होने की जो प्रोसेस है, ऐसा कुछ समझो कि उसके गर्म होने की प्रोसेस इज लाइक मैग्नेटाइजेशन। और जिस चीज ने उसको गर्म किया, इट इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में बेटा आपकी करंट फ्लो हुआ, करंट की वजह से रेडिएशन आई और रेडिएशन से वो गर्म हुआ। तो जो रेडिएशन उसके आसपास थी बर्गर के, उसको हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड टाइप से है। और जो बर्गर गर्म होना है उससे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन हो गया उसका, या गर्म हो गया उस केस में, तो मैग्नेटाइजेशन। ऐसे फील करो। तो मटेरियल को मैंने, सोलेनोइड एक ऐसी चीज है मानो जिसके अंदर रखने पे मटेरियल मैग्नेटिक हो जाता है। तो जिस प्रोसेस से ये मैग्नेटिक हो रहा है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, और जो इसको मैग्नेटिक बना रही है चीज दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना? Yes, sir. मेरा थोड़ा, आई होप मैंने क्लियर किया पॉइंट को। गुड। यस सर, समझ आ रहा है। चलो बेटा, अब देखो, अब पढ़ते हैं, अब तुम्हें समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है, नहीं तो क्या डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत टिपिकल टर्म्स होती है बेटा। As we know, the nucleus of the atom consists of neutrons and positively charged protons. तो बेटा न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। The electrons which are negatively charged revolve around. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो रिवॉल्व करते हैं। Thus the circulating electron in atom has a magnetic moment. बिल्कुल कॉमन सेंस जो मैंने आपको यहाँ समझाया बेटा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। In a material made up of many atoms, these magnetic moments add up vectorially and give a net magnetic moment which is non-zero. तो बेटा एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं ये। Hence, magnetization M is defined as M net by V, which is net magnetic moment per unit volume. तो बेटा मैग्नेटाइजेशन को मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस तो बता दिया, मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं बेटा यहाँ इसके डेफिनेशन लिख लेना। ये लाइन लिखना, आप ये वाली लाइन छोड़ देना, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ वो लिखना बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसे का, ठीक है, इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा ये डेफिनेशन लिखनी है आप सबको, और इसका इसके बाद में फॉर्मूला लिख लेना है।
एम इज इक्वल टू या एम डैश जो भी बोलना चाहे हम, दिस इज इक्वल टू, मैं बेटा ये सिंबल कंफ्यूजिंग होते हैं तो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन है ना। तो अब सब बच्चे लिख लो, मेरे ख्याल से समझ गए ना क्या लिखने वाला हूँ, तो फटाफट लिख लो इसे। मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये बेटू आएगा। तो यहाँ से इसको मत लिखना, लास्ट लाइन को मत लिखे, उसके बाद ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला लिख ले बेटा। तो जल्दी से करो और यूनिट लिख लेना, यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी। सर ऊपर वाला लिखना है ना? हाँ ऊपर से लिख लो बेटा, ऊपर से तो लिख लो, फटाफट लिखो। और मेरे ख्याल से मैग्नेटाइजेशन है क्या, थोड़ा भी समझ आ रहा है हमें कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये डाइपोल मोमेंट्स एक तरफ जुड़ने लगते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ अच्छा बनने लगता है। तो कितना नया डाइपोल मोमेंट बना पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन मैथमेटिकली। इसकी यूनिट एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर है। हाँ बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है ना। यस सर। सर एक बार इसका डिफरेंस वापस बता दो, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताऊंगा बेटा, अभी वापस बता रहा हूँ, चिंता ना करो, अभी वापस देखेंगे बेटा। क्या डेफिनेशन वगैरह लिख ली? यस सर। मैं आगे चलूँ? यस सर। चलो बेटा, अभी देखो यहाँ पे वापस बता दूंगा मैं, टेंशन ना करो बेटा, ध्यान से सुनो, वापस सुनो कहानी को, वापस बताते हैं, है ना। कहाँ पे थे हम? अच्छा, इसमें ये सब कुछ मत लिखना बेटा अभी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स वो है मिसिंग, ये कुछ मत लिखना, जो मैं लिखूँ वो लिखना, अभी मत लिखना है कुछ भी, ठीक है। तो बेटा काम की बात करते हैं ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, या बेटा हम जनरली क्या बोलते हैं, इस नाम से भी नहीं, हम जनरली जो नाम याद करते हैं मैं यहाँ लिख दूंगा, ध्यान से देखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी, इस नाम से इसको बुलाएंगे हम, और इसको H से डिनोट करते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा, वही ये बताना चाह रहा है बट हम वापस रिपीट कर रहे हैं, समझना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बेटा, फिर से रिपीट करता हूँ। मान लो बेटा एक ऐसे सोलेनॉइड हमने बनाता है, सोलेनॉइड के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम सबको पता है ऐसा, तो पता है कि नहीं। तो बेटा सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है,
उसमें से करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें बीच में एक मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह कुछ रख बेटा, तो इसमें क्या है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनको अलाइन करना शुरू कर देता है, एक लाइन के अलोंग इनको अलाइन करना शुरू कर देता है बेटा। तो एक लाइन के अलोंग इनको अलाइन करना शुरू करता है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। तो इस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हुआ उसको बोला जाएगा मैग्नेटाइजेशन। मेरी बात समझ आ रही है हमको? और ये जो जिसने इसको जनरेट किया वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी। मेरी बात समझ रहे हैं? वापस देखो, किसी मटेरियल को मैग्नेटिक बनाने के लिए हम उसे सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं, तो सोलेनॉइड में जो करंट वगैरह फ्लो कर रहा है या जो कारण सोलेनॉइड में, ऐसा वो कारण जिससे आपका ये कलेक्ट हो जाएगा बेटा, ये बन जाए मैग्नेटिक, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और इस मटेरियल के मैग्नेटिक बनने को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन, कि ये मैग्नेटिक बन गया, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। वही एग्जाम्पल इसे याद रखो जो मैंने बताया कि माइक्रोवेव ओवन ऐसा कुछ समझो कि सोलेनॉइड है, उसमें एक बर्गर वगैरह रख के गर्म करना था, तो करंट जैसे माइक्रोवेव के लिए समझ लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया और उसका गर्म होना हो गया, मतलब एक तरह से आपका मैग्नेटाइजेशन। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. हाँ, एक सेकंड बेटा। यस सर। हेलो, हाँ तो अब देख लो बोलो जगह में। हाँ वही मैं चेक करूँ एक बार, है ना, चेक करूँ ला आके डिटेल। हाँ हो सके। हाँ हाँ मैं कोशिश ट्राई करूँगा, चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलेगी। हाँ सॉरी बेटा, मेरी बात को समझ गए ना तुम लोग? अरे अब बात आ रही है Yes, समझ sir. में? बेसिक समझो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है समझो बेटा। तो हम क्या बोलते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, तो ये क्या है टॉपिक मुझे किताब और नोट्स के वैसे अच्छा नहीं लगता। लेट मी इंसर्ट स्लाइड, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, मैं मेरे तरीके से ही जाने दूंगा इसको, तभी सही लगेगा। ये ऐसे जमता ही नहीं है मुझे। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि ये मटेरियल बेटा मैंने स्कूल के क्लासेज होते हैं ना ऑनलाइन, उनके लिए बनाया था पिछले साल, ताकि मुझे थोड़ा सा वो मेरा डायरेक्ट ही अच्छा लगता है मुझे। तो जहाँ काम हो सकता है वहाँ ठीक है, अदरवाइज अपन खुद से लिख के ही ज़्यादा बेटर लगता है, किताबों वाला कम जमता है अपने को। चलो अब देखो, अब थोड़ा ढंग से फील आएगी सारे टॉपिक की, नहीं तो पूरा ही ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। पहले एक बात बताओ, क्या मैग्नेटाइजेशन टर्म समझ में आ गई क्या? Yes, sir. हाँ, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को समझते हैं बेटा, ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एक सोलेनॉइड है, ढंग से देखना बेटा, ऐसे कोई भी सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यदि करंट आई जा रहा है तो n मान लो पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वगैरह सब दिया हुआ है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड? तो आंसर आता है बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यही तो होता है। Yes, sir. यही होता है बेटा, या भूल गए? अब बेटू ध्यान से समझो,
व्हाट इज दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स? बेटा पहली बात तो तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए, चाहे मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, थोड़ा सा मैं इसलिए मुझे कम अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ता है बेटा। ये टर्म्स एनसीईआरटी में इतना अपनी लेवल 12th लेवल की बुक्स में इतना मतलब नेरो टाइप से दी हुई है, कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं की, बस टर्म्स को फेंक दिया ऐसे ही, इसलिए दिक्कत आती है इनको बुक्स के तरीके से जानने पे। ऐसा समझो कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलो बेटा, ये दोनों ही एक टाइप करंट होता है बेटा। फील करने कैसे होता है समझाऊंगा तुम लोगों को, चिंता ना करो। ये टाइप ऑफ करंट होते हैं, लिखो मत, आई विल राइट इट डाउन, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये दोनों ही एक तरह से ऐसा समझो कि दीज बोथ द थिंग्स आर अ टाइप ऑफ करंट। अब तुम्हें लग रहा होगा सर टाइप ऑफ करंट कैसे होते हैं ये, हमें तो अजीब सा लग रहा है कि दोनों चीज़ टाइप ऑफ करंट है। तो आइए इसको समझते हैं हम एक बार के लिए बेटा, कि टाइप ऑफ करंट किस तरह से हो जाते हैं। चलिए तो पहले तो ये समझ आता है। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नया पैरामीटर डिफाइन किया जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, वेयर H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है बेटा, H क्या हो जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट इज नॉन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला जाता है बेटा। इस पॉइंट को H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, इसको अपन मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी टाइप से बोलते हैं। वेयर दिस B इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड व्हेन एयर इज प्रेजेंट। बेटा कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रोड या कुछ होनी नहीं चाहिए इसमें। तो चाहे तो जैसे बुक्स वगैरह बी नॉट वर्ड यूज करती है, बी नॉट इज जब वैक्यूम प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड व्हेन एयर इज प्रेजेंट। क्योंकि बेटा और कोई मीडियम आएगा तो क्या म्यू नॉट की जगह कुछ और आ जाता है। सोचो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम आने पे होता था। बात को समझ पा रहे हैं हम? हाँ। तो अभी के लिए पहले बेसिक समझो, क्या समझे, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब बेटा इसको बस थोड़ा बताने के लिए लिखा, अब लिखो तुम जो अब मैं लिखा रहा हूँ ना, वहां से लिखना शुरू करना। मैं तीनों टर्म्स को एक साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे बेटा, और तुम्हें ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी एक स्लाइड में, क्योंकि ये अजीब हो जाता है थोड़ा सा। अब जो बेटा मैं बताऊंगा वो लिखना, बाकी एक बार बुक की रीडिंग लगा लेना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, मतलब बुक की टर्म्स के पीछे जानने के लिए। क्या हो गया, आदत पड़ गई। वी हैव 3 टर्म्स हियर। पहली टर्म बेटा हमने देखी मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज दिस मैग्नेटाइजेशन, हम इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें याद होगा, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती थी एम्पियर मीटर, वहां से हम लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बेटा। और देखो अदर टर्म आती है बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एस या जेड जो भी यूज करते हैं, केवल इंग्लिश के मेथड का फर्क है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बेटा इसको कैसे डिफाइन किया जाता है समझो बेटो, ध्यान से सुनना इस बात पे। हम H को यूज करते हैं, H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, वेयर बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड। और हमें पता है बी नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, तो H को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन इंटू आई। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, सोच लो। अरे सिंपल सा लॉजिक है ना, बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। Yes, sir. ऐसे क्या समा लग गया क्या?
बिल्कुल बेसिक Yes, जो sir. चीज़ है ये तो कि बेटा बी इक्वल टू म्यू नॉट है नहीं। अब ध्यान से समझना मैं जो समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है इसमें अपनी कुछ चीज़ों की कमी है, इसलिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसलिए मैं मेरे तरीके से चलता हूँ बेटा इस पे। देखो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो चीज़ें हमें समझ आ गई होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा कि ये दोनों चीज़ें एक तरह की करंट ही है। सी एन इज द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। कैन आई राइट एच इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल? बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? वेयर एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड। Yes, sir. बेटा ध्यान दो, ये जो करंट है आई यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे आई एफ। वी आर गोइंग टू राइट इट आई एफ। वॉट इज आई एफ? आई एफ वी आर कॉलिंग इट फ्री करंट। इसको बेटा हम बोलते हैं फ्री करंट, मतलब जो सर्किट में बाहर में फ्लो कर रहा है। तो इसको भी आई एफ लिख देता हूं मैं, एन आई एफ। ठीक है बेटा, एन आई एफ बाई एल। तो ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज एच? एच इज नथिंग बट दिस इज टोटल फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। अब इससे थोड़ी फील आए। अब ये सब बेटा जैसे बुक्स में नहीं दिया गया, बट इसके बिना ये डेरिवेशन या तो रट्टा मारो सब कुछ ही ये टॉपिक, और या फिर ये बिल्कुल भी ऊपर से जाने की चीज़ होती है, क्योंकि हमारी बुक्स में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इस पर। दे डू नॉट टॉक अबाउट करंट, फ्री करंट और बाउंडेड करंट के बारे में। और इस वजह से क्या होता है, और बच्चों को बेटा सब जगह ऐसे ही बताया जाता है जनरली, नहीं तो फिर वो रटना ही हो जाता है सब कुछ ही, कि हर एक चीज़ रट्टा मारो, फिर वो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया। मेरी बात इतनी समझ में आई? अरे बेटा एन यस टर्न्स है, टोटल करंट हो गया एन आई एफ, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। अब आप सबको सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे करंट का टाइप ही है। देखो करंट ये एक तरह से करंट को नोट करता है, बाहर से कितना करंट जा रहा है। बेटा देखो इसको एम डैश बोलते हैं अपना ना, मुझे एम कंफ्यूज हो जाता है। एम डैश इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट को बेटा लिखा जा सकता है एन आई बी इंटू ए। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? वेयर व्हाट इज आई बी, आई विल एक्सप्लेन। और वॉल्यूम को बेटा लिखा जा सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मल्टीप्लाई बाई एल। सोच लो। Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट एन आई, यही तो होता है फॉर्मूला। Yes, sir. बट एक बात Yes, sir. बताओ, ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका सर है? आई भी क्या है इसमें? अभी बताऊंगा बेटा। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका लिख रहा हूं मैं? क्या अंदर जो रोड रखी उसका? Yes, sir. Yes, तो sir. अंदर रोड में जो करंट जाएगा वो आई एफ थोड़ी होगा, वो आई एफ नहीं होगा बेटा, वो तो सर इसके लूप्स में करंट जा रहा है। ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा बेटा थोड़ी देर में। ये जो अंदर हमने मटेरियल रखा ना, ये एक मैग्नेट का काम करने लगेगा थोड़ी देर में। और तुम्हें पता है कि एक मैग्नेट को मैं लूप, करंट कैरिंग लूप भी बना सकता हूँ, और एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट बना सकता हूँ। बोलो पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आई बी जो होती है, ये देखो यही तो है, मैग्नेटिक मोमेंट हमने करंट के फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज दिस आई बी? आई बी को हम बोल सकते हैं बेटू बाउंडेड करंट। व्हाट इज दिस बाउंडेड करंट? करंट इनसाइड मटेरियल। मटेरियल के अंदर इफेक्टिव कितना करंट जनरेट हुआ, मानो मैग्नेटिक इसको लूप से रिप्लेस कर दूं तो कितना करंट आए। अगेन बेटू ऐसे ये कट जाएगा, तो नाउ यू सी एम डैश कम्स आउट टू बी एन आई बी अपॉन एल। व्हाट इज एम डैश? इसको कैसे पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान से देख। अच्छा ये सब बोर्ड में मत लिखना प्लीज, डू नॉट राइट। अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना, यही डेफिनेशन है जो पहले आप लिख चुके हो बेटा डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक वॉल्यूम मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन म्यू नॉट। इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है बेटा इनको। ये सब कुछ मैं तुम्हें डेरिवेशन के लिए करवा रहा हूँ, डेरिवेशन पर्पज से करवा रहा हूँ। चलो देखो, व्हाट इज एन आई बी बाई एल? मैग्नेटिक ये बाउंडेड करंट पर यूनिट लेंथ, टोटल बाउंडेड करंट बेटा, टोटल बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ।
इज दैट क्लियर? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, अब बेटा ध्यान से पहले Yes, समझो sir. इस चीज को, अब ध्यान से सुनना। तुम्हें ध्यान दोगे तो चीजें समझ आएगी। देखो ये दोनों चीज समझने के बाद तुम समझोगे क्या हुआ। हमने बैटरी लगा के सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस कराया बेटा। इस करंट फ्लो होने की वजह से ये मटेरियल मैग्नेटिक होने लगा। तो इस मटेरियल के मैग्नेटिज्म को कैसे मेजर करें? तो हमने मान लिया कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई अंदर एक छोटी सी लूप रखा हुआ है या एक छोटा सा मटेरियल या सोलेनॉइड ही रखी हुई है एक, जिसमें करंट फ्लो करने लग गया नया, और उसका कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। तो इसमें जो इक्विवेलेंट करंट हो, मान लो मैग्नेटिक बिहेवियर आया, तो बेटा एक मैग्नेट को मैं लूप भी बना सकता हूँ करंट कैरिंग, और एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट दिखा सकता हूँ। तो इसका जो इक्विवेलेंट करंट बिहेवियर जो आएगा दैट इज लाइक दिस। तो बाहर के फील्ड की वजह से अंदर में जो नया फील्ड डेवलप हो गया या नया करंट जो डेवलप हो गया, दैट न्यू टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज बाउंडेड करंट, और उसी का मेजरमेंट आपका मैग्नेटाइजेशन देता है। ये थोड़ी हाई लेवल टर्म्स हो जाती है, मतलब हमारी बेटा बुक्स जनरली कम डिस्कस करती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट आईसीएसई बुक, बेटा मैंने पढ़ी नहीं है, बट मुझे जहाँ तक पता है, आई होप कि ये नहीं होना चाहिए फॉरवर्ड या बाउंडेड करंट के बारे में। बट इसके बिना डेरिवेशन करना वो समझा ही नहीं सकते हैं, मतलब बच्चे, टीचर्स भी बोलते हैं बेटा यदि नहीं बताना होता है या नहीं इतना डीप जानना होता है तो ये रटने का पोर्शन है, थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा एक लाइन, उसके बाद कर पाएंगे। बात समझ आ रही है हमको? मेरे ख्याल से थोड़ी सी तो दोनों पॉइंट और क्लियर हुए होंगे। यस सर। अब देखो थर्ड टर्म आती है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सुना है क्या वर्ड किसी ने? अब इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, है ना, मैं गलती करता हूँ। सस्पेक्टिबिलिटी शायद आती है ससेप्टिबिलिटी की जगह, सस्पेक्टिबिलिटी समथिंग लाइक दिस, है ना। जस्ट कंफर्म द स्पेलिंग आफ्टरवर्ड्स, है ना, क्लास के बाद में कंफर्म कर लेना। व्हाट इज दिस? तो बेटा हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, यदि मैं इस IF को इंक्रीज करूंगा तो क्या ये जल्दी मैग्नेटिक बनेगी कि नहीं बनेगी? खुद से सोच के देखो। मैं Yes, मैग्नेट yes, बनाने वाले करंट को बढ़ाऊं तो क्या वो जल्दी जल्दी मैग्नेट बनेगा? बिल्कुल कॉमन सेंस है। और इसको कम करें तो वो धीरे मैग्नेट बनेगा। तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसका मैग्नेट बनना मतलब मैग्नेटाइजेशन बिहेवियर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि यहां से हम लिखते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उतना जल्दी ये मैग्नेटिक होगी। यहाँ पे बेटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं चाई या काई, जो भी आप बोलना चाहो, ऐसा करके बेटा एक सा बनाते हैं अजीब सा XMH, वेयर दिस XM इज इक्वल टू M/H। अब इसकी डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया तो नीचे आ जाते हैं। सो राइटिंग द डेफिनेशन इज नॉट अ बिग डील। दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बातें समझ आ रही है क्या? yes, sir. ये एक टर्म डिफाइन की बेटा। अब ये क्या बताती है समझो। सपोज करो किसी मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या वो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है? सोच के देखो जरा, लगाओ दिमाग। मान लो दो मटेरियल है बेटा, एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू 3, एक के लिए 2 है, तो कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा मैग्नेटाइज होगा? ऑब्वियसली बात है जिसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर बेटा बहुत अच्छा आ रहा है, मैग्नेटाइजेशन 3 टाइम्स है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो ज़्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज होगा। तो ये इसके बारे में बताती है और कुछ नहीं है। जिस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन अच्छा होता है या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो मैग्नेटाइज आसानी से होता है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर को रिटेन आसानी से करता है। क्या तीनों टर्म्स थोड़ा भी क्लियर हुई मोर थोड़ा अच्छे से? क्या अगेन बिटू रिपीट करता हूँ, मैग्नेटाइजेशन किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो
उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर का डेवलप होना पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अब ये सब मैं थोड़ा एडवांस चला गया हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट मैं थोड़ा समझाने के लिए गया हूँ बेटा। ये कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ करंट, वो एक तरह का करंट ही होता है, देखो जरा। और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करंट। तो अब ये क्लियर है। और वहां से एक नई टर्म हमने डिफाइन की है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो फटाफट से इसको लिख लो बेटा, जल्दी से। अब इसको लिखो तुम, ये काम की चीज है देखा जाए तो, इससे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा तुरंत। तो जल्दी लिख लो, टाइम नहीं लगना चाहिए। डन। Done, sir. अब ये तीनों टर्म समझ आएगी और अच्छा भी रहेगा, वरना क्या है, उसमें उलझ जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं बिना काम।
ये समझ आ गया हमको? यस सर, डन सर। चलो बेटा, अब देखें हम, मैं इसको आगे ले लूँ बेटा। अब हम देखो बेटू कि सॉलिड थी जैसे कोई, इसके अंदर मटेरियल हमने रख दिया होगा समझो, ऐसे करंट वगैरह जा रहा था बेटा। एक बात मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, मतलब थोड़े टाइम बाद, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड वी आर कॉलिंग इट बी। दिस विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू, ये बेटा बाहर का करंट जो होगा अपना उसकी वजह से, और बी ड्यू टू बाउंडेड करंट जो होता है, तो वी आर कॉलिंग इट बी नॉट, मतलब फ्री करंट की वजह से बेटा नॉर्मल यदि ये मटेरियल नहीं होता, प्लस बी एम, जहां पे ऐसा समझो व्हाट इज बी नॉट, filled due to solenoid itself, solenoid only, and Bm is filled due to material। बोलो हाँ कि नहीं? ये कॉमन सेंस समझ आ रहा है सबको कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखा जा सकता है कि इस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो, प्लस जो सोलेनोइड की वजह से खुद की वजह से आएगा वो। तो बताओ सोलेनोइड का खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा? NI। अरे बेटा म्यू नॉट एन आई, एन आई क्या होता है? अरे होगा कि नहीं? यस Where सर। this is IF, let me write it IF, ठीक है? और इसकी वजह से कितना होगा? अच्छा, और ज्यादा अच्छा है मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो बेटा। सर मैं ऑफलाइन था सर, 5-6 मिनट से हैं। अच्छा बेटा, बेटा मैंने बस लिखवाई है पिछले पेज वाला, बस इस पेज पे यही सिखाया है कि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सोलेनोइड के अंदर, इस मटेरियल के मैग्नेटिक हो जाए, उस पर हो रहा है तब। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनोइड का खुद की वजह से फील्ड प्लस इस मटेरियल की वजह से फील्ड दोनों आएंगे, दोनों का सम होगा ना? यस सर। बस ये समझाया है बेटा अभी तक, और इनका मतलब लिखा है दोनों की वजह से। तो अब सोलेनोइड की ओके सर। वजह से जब मुझे लिखना है तो बेटा आई कैन राइट इट म्यू नॉट इनटू एच, क्योंकि बी नॉट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एच। सिमिलरली बेटा बी एम जो लिखना है ना, अब तुम बी एम को पहले समझो, मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ, बी एम कैन बी रिटन एज म्यू नॉट। अच्छा, जो सा काम एच का हो रहा है ध्यान से देखेंगे तो वही काम हमारे पास में हो रहा है, किसकी वजह से? मैग्नेटाइजेशन की वजह से। और या चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई एफ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉरी, बाउंडेड करंट। और एन बी को एन बाई एल लिख सकते हैं, एन बी इज नथिंग बट एन आई बी इज एक्चुअली एम। याद करो पिछले पेज से, एन आई बी बाई एल, तो स्मॉल एन को बेटा हम लिख सकते हैं सी, जैसा हमारा नॉर्मल सोलेनोइड को होता है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एच लिखा, उसी तरह एन आई बी को हम एम लिख सकते हैं। अब बेटा क्या होता है, बुक ये डायरेक्ट लिख देती है, बुक ने ये डायरेक्ट लिख दिया है दोनों चीज़ें, बट कैसे ये उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया दूर दूर तक। बट क्या हम इस बात को थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं? सी, इस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को जैसे सोलेनोइड का लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, बट आई यहाँ पे बाउंडेड करंट होगा, और इसको हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि एन आई बी कैन बी रिटन कैपिटल है, मतलब मैग्नेटाइजेशन। थोड़ा थोड़ा आया क्या समझ में? यस सर। तो बेटा इसकी जगह वी कैन राइट म्यू यस नॉट। सर। अब ये पेचीदी चीज है और ये बुक्स में अपने डायरेक्ट लिखी होती है, ये ऐसे ये कैसे आ गया? तो अब तुम्हें दिख ही गया है बेटा, तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस एम। तो बेटा ये अब देखो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखते जाऊंगा जो तुम्हें याद रखने की कोशिश करनी है, नहीं रहे तो फिर डेरिवेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहली इक्वेशन तो बेटा याद रखनी है। दूसरी इक्वेशन देखो,
बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को कॉमन निकालेंगे। तो देखो क्या, इसी इक्वेशन को आगे ले रहा हूँ, देखो बेटू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच को कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर आएगा 1 प्लस एम बाई एच। बोलो आएगा कि नहीं? यस सर। है ना। अब देखो बेटू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस काई एम, चाई एम काई एम जो भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एम बाई एच क्या होता है, और पिछली स्लाइड पे तो दिखा है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यस सर। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो एक हम कोशिश करके यदि याद रख पाए तो इस इक्वेशन को आया, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, मैं इसके अगली फॉर्म पे ही चलता हूँ, वो याद रख लेंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, यदि मैं बोलता हूँ लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 फॉर द टाइम बीइंग, इफ म्यू आर relative permittivity of medium, relative permittivity of medium and mu is absolute permeability, absolute permeability। तो बेटा ये सब तो तुम्हें पता ही है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था यस कि सर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सीखा हुआ है ये सब सेम तरीके से। और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम याद करो एक चीज और हमने पढ़ी थी, यदि कोई मीडियम आ जाए तो फोर्स को लिख सकते हैं हम, ध्यान से सुनना, यदि हमारे पास कोई मीडियम की प्रेजेंस में द फोर्स कैन बी रिटन एज एफ मीडियम, तो एफ मीडियम हमें लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिखते थे बेटा, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर लिखते थे शायद ना, यही फॉर्मूला होता था क्या? सही है शायद, या गड़बड़ उल्टा बोल रहा हूं मैं? अरे सही है ना? भगवान कैसे बच्चे हैं सर, आपको नहीं याद तो हमें कहाँ से याद होगा। एनीवेज दिस इज करेक्ट, आई बिलीव दिस इज करेक्ट। या फिर ऐसे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैं किसी का लिखता था एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई, तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते थे मीडियम का निकालने के केस में। यस, तो मीडियम निकालने के केस में वी यूज टू मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर, तो एफ एयर होता था k1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से, हाँ ठीक है ये सही है। तो बेटा यहाँ पे समझे, हमें कभी भी जैसे मीडियम की निकालनी थी, सोचो मैग्नेटिक फील्ड बिना मीडियम होता है म्यू नॉट एन आई, तो मीडियम की प्रेजेंस में निकालना क्या लिख सकता हूँ बताओ, मतलब मीडियम की प्रेजेंस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कैन आई राइट इट म्यू नॉट म्यू आर एन आई, वी कैन राइट इट, समझ में आता है क्या? और इसको म्यू भी तो लिख सकते हैं। हाँ म्यू भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ पुराने से, इन सबको अभी के लिए छोड़ो, इनकी जरूरत नहीं है हमें। तुम लोगों को थोड़ा सा भी याद हो, कैपेसिटेंस में हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लेब होती थी, यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बीच में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी धुंधला भी याद है गलती से भी। यस सर। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे, मतलब हमेशा हम ट्रिक याद रखते थे, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यही तो चीज हुई, इन प्लेट्स के बीच में जैसे मटेरियल को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। अब सोलेनोइड के बीच में हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और नया मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू आर से, म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा एक तो ये बात
अब B कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेट मैग्नेटिक फील्ड B कैन ऑल्सो बी रिटन एज B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni के साथ म्यू आर इंटू एन इंटू आई, बट हमें ऑलरेडी पता है Ni के रिटन एज H, तो बेटा इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। तो एक और इस 2 और 3 को जब कंपेयर करूंगा मैं यूजिंग 2 एंड 3, क्या इक्वेशन आ गई देखो बेटा, दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, म्यू नॉट कट जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, यहाँ से बेटा आपका काई एम का वैल्यू आ जाता है म्यू आर माइनस 1। ये भी इक्वेशन को याद रखिए। क्या बात समझे हम? यस। बस अब बेटा डेरिवेशन लाइक कुछ है नहीं, अब कोई भी चीज पूछ सकते हैं इसमें से। वो पूछे प्रूव दैट काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, तो सारी चीज करनी पड़ जाएगी। वहाँ आपसे बीच में कहीं रुकवा ले तो करनी पड़ जाएगी। बाकी दिस इज वेरी रेयरेस्ट डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। ये पूछा नहीं जाता है क्यों? क्योंकि बुक में खुद में क्लियरेंस नहीं है कि ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, कैसे आया। बट हाँ, आपको ऑब्जेक्टिव है बेटा तो इन पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं छोटे छोटे। आपको एच दे देंगे, पूछ लेंगे एम क्या है, पी दे देंगे। आपको यहाँ से बेटा मान लो म्यू आर दे देंगे, पूछ लेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। आपको म्यू नॉट म्यू दे के पूछ ले म्यू आर कितना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो ये सारी चीजें यहाँ से बन सकती है, मैं मतलब क्वेश्चंस बन सकते हो ऑब्जेक्टिव। तो अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें बुक के अकॉर्डिंग तो बेटा काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड ही है बुक में, वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको ये भी बताने की कैसे लिख देते हैं हम इसके बराबर। अब उन्होंने तो क्या किया, कुछ भी नहीं बताते हुए डायरेक्ट बी को ये लिख के इक्वल करके आंसर निकाल लिया, और ना इसके बारे में कुछ जिक्र है कि ये कैसे लिख पाते हैं हम। तो काफ़ी सारी चीज़ें अनसॉल्व है वहाँ पे, अनआंसर्ड है इसमें। बट हमें आई होप थोड़ा बहुत तो हम आंसर कर पाए हैं। तो फटाफट से बेटा इसको लिख लो एक बार, जल्दी से लिखे, और हम टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में। और एक बार घर पे दोबारा इसको देखना है। यस सर।
गया क्या? Yes, sir. जल्दी करो फिनिश। चलिए तो पलटू में Yes, sir. मेरे ये सब अब रहने देना, इन सब चीज़ों को, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हटा ही दूंगा इसको, है ना, वी डू नॉट रिक्वायर दिस। ठीक है। अच्छा, कई बार ये शब्द आ जाते हैं बेटा, तुम्हें पता चल ही गया होगा, जो मैग्नेटाइजेशन है वो बेटा इंटरनल प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, मैं आगे बता दूंगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देखो इस तरह से आता है, फिर ठीक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह आ गई, ऑल राइट। ये भी बेटा हो गया था, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये भी हम देख चुके, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बस एक चीज़ बेटा लिख लेना यहाँ पे नोट करके, जो एम होता है बेटा वो इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी टाइप से है, डिपेंड्स ऑन इंटरनल फैक्टर्स। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटा, उसकी इंटरनल चीज़ों पे डिपेंड करती है। और जो एच होता है बेटा ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब बैटरी कितनी वोल्ट की लगाई, कॉइल में कितने टर्न्स है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है बेटा। बेटा डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, बहुत अच्छा। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटू देखो, हमने 3 तरह के मटेरियल देखे थे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब ये तीनों मटेरियल में डिफरेंस है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, डिफरेंट बिहेवियर के बेसिस पे। तो देखो बेटू, मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टियल डिफरेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का लगभग जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एच। एच आज सबको पता है क्या होता है। पैरामैग्नेटिक लेस बट इन डायरेक्शन ऑफ एच, फेरोमैग्नेटिक हाई एंड इन डायरेक्शन ऑफ एच। बेटा ये याद करने के बेसिस पे पॉइंट्स है, वैसे बहुत इजी होता है याद करना। डायामैग्नेटिक अपोजिट, पैरामैग्नेटिक इन द डायरेक्शन, लेस और फेरो हाई, ये लगभग सेम सी चीज चलती है। देखो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, डायामैग्नेटिक लेस एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एच, पैरामैग्नेटिक लेस बट इन द डायरेक्शन ऑफ एच, फेरोमैग्नेटिक हाई एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एच। तो अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह से जाता है कि क्या वैल्यू है इसकी, है ना। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, हम इसको कंफ्यूज ना हो बेटे, ये वर्ड गलत है, इसको लेट मी करेक्ट इट, इसको तो करेक्ट कर भी नहीं सकता।
मैग्नेटाइजेशन वर्ड यूज करना बेटा यहाँ, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पे कैसा होता है, तो डायमैग्नेटिक का मैग्नेटाइजेशन लेस होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एच। पैरामैग्नेटिक के लिए भी लेस होता है बट इन द डायरेक्शन ऑफ एच, हाई इन द डायरेक्शन ऑफ एच। तो दोनों चीजें सेम, क्योंकि कॉमन सेंस भी है। क्या मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट? समझ आती है ना बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जैसा मैग्नेटिक मोमेंट का वैसा ही मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी का बिहेवियर होगा। तो दोनों फटाफट से लिखो इसे, जल्दी से, तुरंत लिखना है। डन। Yes, sir. हो गया होगा, 4-5 लाइनें तो लिखनी थी। अगला देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब बेटा वो सिंबल बनना बहुत मुश्किल होता है, या आपका वही काई एम या काई बोल सकते हो इसे, है ना। सो डायमैग्नेटिक के लिए बहुत कम होती है और नेगेटिव होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए वेरी लेस बट पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है बट बहुत छोटी होती है वैल्यू। और फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी हाई एंड पॉजिटिव। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने के बेसिस पे ही है कि डायमैग्नेटिक के लिए बहुत कम नेगेटिव, बहुत कम पॉजिटिव, वेरी हाई एंड पॉजिटिव। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज पे बात हो गई। अगला पॉइंट देखो, डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी चीज पे डिपेंड करती है कि इन मटेरियल के लिए। तो डायमैग्नेटिक के लिए बेटा डज नॉट डिपेंड ऑन एच एंड टेम्परेचर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती डायमैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन एच, मतलब एच से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर वी विल लर्न इन सम टाइम। फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, डिपेंड ऑन एच बट डिपेंड्स ऑन टी अकॉर्डिंग टू क्यूरी टेम्परेचर, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। एच पे नॉर्मली बट क्यूरी टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, वो हम सीखेंगे आगे आने वाले टॉपिक में बेटा। आसान है, ध्यान रखना। अब ये देखो, ये टोटल याद रखने के बेसिस पे है कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होती है। तो जल्दी से लिखते चलो फटाफट फटाफट।
बेटा आगे चले। Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, मतलब दोनों का रिलेशन। तो बेटा डायमैग्नेटिक के लिए टोटल मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो जब कोई मटेरियल नहीं होता उससे कम होता है। मतलब क्या हुआ बेटा, डायमैग्नेटिक अपोज करता है। डिफरेंस समझे दोनों का ना। बी नॉट इज ओनली ड्यू टू सोलेनोइड एंड बी इज टोटल। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बी की वैल्यू बी नॉट से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तभी तो होगा ऐसा। अरे समझ में आ रहा है। एंड वी ऑल्सो से दैट म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। पैरामैग्नेटिक बी इज ग्रेटर देन बी। ऑब्वियसली बात है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दोनों एड अप होंगे, तो म्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन म्यू नॉट। बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट, म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। Is it clear? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बेसिक चीज है, कोई वो चीज नहीं है। यहाँ देखो B क्या था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज एडिशन ऑफ बोथ। तो यदि BM नेगेटिव है या BM छोटा है तो वो इसमें से कुछ टर्म जाएगी तो वो इससे छोटा हो जाएगा। तो B जो है वो B नोट से भी छोटा हो जाएगा यदि ये चीज़ नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो ये B नोट से ज़्यादा होगा, और ये बहुत ज़्यादा है तो ये B नोट से बहुत ज़्यादा होगा। यही तो तीनों चीज़ बोली है। दैट्स इट यहाँ पे। और देखें, व्हेन रोड ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या किया गया, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है मान लो कहीं, और हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल को यदि सस्पेंड करें, डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को, तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है फील्ड के। डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाती है खुद ही। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो रोड पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। और फेरोमैग्नेटिक, इवन इन लेस मैग्नेटिक फील्ड इट ऑल्सो बिकम्स पैरेलल टू द फील्ड। सिंपल सी चीज है, किसी रोड को बेटा होल्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो डायमैग्नेटिक विल बिकम परपेंडिकुलर टू फील्ड। पैरामैग्नेटिक अलाइन हो जाएगी कब, जब थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और फेरोमैग्नेटिक छोटे कम मैग्नेटिक फील्ड में भी अलाइन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह। नाउ दीज आर जनरल बिहेवियर एंड से डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज बेटा। तो इसमें मतलब मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा तुम्हें समझ आना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का था, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि क्या बिहेवियर है उनका मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। तो इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बेटू लिखते जाओ। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, आपसे सीधा पूछ लेंगे, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड या नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। अब चार ऑप्शन दे देंगे, बी लेस देन बी नॉट, बी इक्वल टू बी नॉट, बी ग्रेटर देन बी नॉट, बी ग्रेटर ग्रेटर या लेस लेस देन बी नॉट, या कुछ भी, मतलब ऐसे चार ऑप्शन बन गए, सवाल बन गया। देखो ऑब्जेक्टिव बेटा, ऑब्जेक्टिव में तो पूछने की लिमिट ही नहीं है। अब मैंने कल भी बताया था कि मैं ऑब्जेक्टिव पे भी चलूंगा। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स रोड विल बिकम परपेंडिकुलर टू द फील्ड व्हेन सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और कोई भी और फलाना डिमांड। समझ में आ रहा है क्या हमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से? Yes, sir. अब ये याद करने का बेसिस है बेटा, क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बन सकता है, देखो कोई लिमिट ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव तो और गंदे होते हैं, पता नहीं कहाँ से वो घुस के पूछ सकते हैं। वैसे इन पे इतना डीप पूछते नहीं थे पहले। वैसे एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आता है मेनली इन पे डिफरेंस का, कि डिफरेंशिएट बिटवीन, 2 नंबर का आता है तो हमें 3 से 4 डिफरेंस लिखने होते हैं, दैट्स इट। बट अब तो ऑब्जेक्टिव में तो वो किसी भी एक टॉपिक पे भी पूछ सकते हैं हमसे। तो पहले तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ बेटा 3 से 4 डिफरेंस याद रखो बस, जो तुम्हें अच्छा लगे।
बट अब ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि अब इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी पता चले, वो पूरी महाभारत बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इंडिविजुअल पे मतलब सोचो ही, इस डिफरेंस पे वो 6 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑन दिस प्रॉपर्टी। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम। तुम्हें नजर भी आ रहा है? आ रहे क्या 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजर? Yes, sir. एब्सोल्यूट परमिटिबिलिटी और परमिएबिलिटी का, या मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का, तीनों के लिए रिलेशन बनाए जा सकते हैं। 6 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव, और वो भी बिना दिमाग के यूज के। तो इसी तरह बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे देखो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पे बन सकता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। 3 ऑप्शन डाल दिए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और कोई और। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, तो ध्यान दे के पढ़ना है इसको। आगे चले हम। Is this done बेटा? Yes, sir. आगे देखो बेटा, तो एक बेटा इफेक्ट बोला जाता है मिसनर्स इफेक्ट। क्या है ध्यान से देखिए, सुपर कंडक्टर्स आर डायामैग्नेटिक एंड हेंस रिपेल एंड आर ऑल्सो रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। तो बेटा सुपर कंडक्टर जो होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, कोई बताएगा क्या? बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे सब्सटेंस है जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो मतलब नियर टू वेरी जीरो। ऐसे सब्सटेंसेज को बोला जाता है सुपर कंडक्टर। तो बेटा सुपर कंडक्टर्स डायमैग्नेटिक होते हैं, तो वो रिपेल भी करते हैं और रिपेल भी होते हैं मैग्नेट से। व्हेन कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर इट एग्जिबिट्स परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड डायमैग्नेटिज्म। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज मेसनर्स इफेक्ट। बेटा एक इफेक्ट है बस, और कुछ नहीं है, कि यदि सुपर कंडक्टर को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो लगभग परफेक्ट कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस जीरो, बिल्कुल ही जीरो सा हो जाता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत होता है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल लगभग ही जीरो हो जाता है, पूरा पूरा ही जीरो समझ लो, कि एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होता बेटा। बट सपोज करो कि नॉर्मल केस में सुपर कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस है 0.01, तो यदि इतना ठंडा कर दो उसे, बहुत ज़्यादा अच्छा कूल कर दो लो टेम्परेचर पे, तो सपोज करो उसका रेजिस्टेंस हो गया 0.00001। तुम्हें पता है बेटा टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है मटेरियल्स का, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, याद है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इसको इतना ठंडा कर दो कि टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, इतना कम हो जाए उसको अप्रोक्स जीरो बोल दे, तो इट बिहेव लाइक परफेक्ट कंडक्टर इन परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। और इस फिनोमिनन को आप मेसनर इफेक्ट के नाम से जानते हो, हेंस यूज्ड इन लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। तो बेटा जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती है, जैसे अपनी नॉर्मल जो ट्रेन्स, नॉर्मल नहीं सुपर फास्ट जनरली ट्रेन्स आती है, उनमें बेटा यूज की जाता है इस इफेक्ट को। इस इफेक्ट का काम आता है अपने ट्रेन्स वगैरह में। अब एग्जैक्टली कैसे आता है वो तो बेटा मुझे भी नहीं पता, आई विल चेक वंस, है ना, तब फिर इसके बारे में एक बार बता दूंगा। बाकी थोड़ा ध्यान रखना कि व्हाट इज दिस इफेक्ट, कि कोई भी कंडक्टर है सुपर कंडक्टर, वो बहुत
कम टेम्परेचर पे परफेक्ट कंडक्टर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो इस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मिसनर्स इफेक्ट। करेक्ट? मेरे ख्याल से तो बेसिक है, काफी याद रखना। एक फिनोमिनन है बेटा जो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। आगे चले। Yes, sir. अब देखो बेटा, क्यूरीज लो। क्यूरी लो क्या कहता है ना? मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बोलता है बेटा कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा मैग्नेटिक सब्सटेंसेज का, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बेटा हम बात करते हैं तो वो आ जाता है लेट्स से C। सो दिस C इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। और B नॉट बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे B नॉट को इंक्लूड करते हैं फॉर्मूले में, कांस्टेंट को हटाता हूँ तो इसको। सो दिस इज C इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके मैग्नेटाइजेशन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, काई क्या हो गया ये? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू C म्यू नॉट अपॉन T। तो इस फॉर्मूले को इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, इज नॉन एज क्यूरीज लॉ। तो दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं इस तरह से, इसको क्यूरी लॉ बोलते हैं। तुम तो क्या ध्यान रखो बेटा, क्यूरीज लॉ क्या बोलता है मेनली कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? कम होगा। बस ये काम की चीज है। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर मैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज, ये काम की चीज है। तो यदि ये फॉर्मूले कोई नहीं पूछता, एंड इवन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, रूली स्पीकिंग दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम तो ये ध्यान रखो कि इसी को क्यूरी का लॉ बोलते हैं। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। बिकॉज क्यूरीज लॉ का बेटा ये फॉर्मूले वगैरह देखेंगे तो बियॉन्ड स्कोप होता है, बस मैं यहाँ पे लिख दिया गया है, बाकी कोई काम नहीं आता है। तो हमें तो क्या याद रखना है? व्हाट इज क्यूरीज लॉ? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो होती है मैग्नेटिक। गुड। तो एक बात बताओ, क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होता जाएगा? बिल्कुल, एक लिमिट के बाद डायमैग्नेटिक भी बन जाता है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटो, hence the value of mu and chi depends not only on material but also on the temperature। तो बेटा आपका म्यू और काई की वैल्यू जो होती है वो दोनों पे डिपेंड करती है। एज फील्ड इज इंक्रीज्ड और टेम्परेचर इज लोवर्ड, द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज एंड रीच द सैचुरेशन ms। बियॉन्ड दिस पॉइंट क्यूरीज लॉ इज नॉट ओबेड। बेटा ये जो पॉइंट है ये मैं आपको, अभी टाइम कम है तो ये अगली क्लास में समझाऊंगा मैं, ये वाला जो पॉइंट है अपना ना। तो ये आगे हमें एक टॉपिक भी पढ़ना है स्ट्रेसेस, एक छोटा सा टॉपिक बचेगा स्ट्रेसेस, जिसमें हमें एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एक टेम्परेचर के बाद ये लो वैलिड नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं वैलिड होता और ये सैचुरेशन क्या होता है हम सीखेंगे बेटा इसको। तो ये एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरा डिटेल में, डोंट वरी। क्यूरी-विस लॉ क्या कहता है बेटा? द क्यूरी-विस लॉ describes the magnetic susceptibility of a ferromagnet in paramagnetic region above the Curie point। तो बेटा ये क्या कहता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लो दिया है इसने, ध्यान से देखो। एट वेरी हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट, द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स विद टेम्परेचर। अच्छा ये भी क्या कहानी है, इसको भी बेटा समझेंगे हम। द ट्रांजेक्शन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जो ट्रांजेक्शन टेम्परेचर होता है बेटा उसे क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। व्हाट इज ट्रांजेक्शन टेम्परेचर? टेम्परेचर, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं बेटा। टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है उसे बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी के बाद बेटा उन्होंने विस जो थे उन्होंने लॉ को मॉडिफाई किया फेरोमैग्नेटिक के लिए, वो ये लॉ दिया जाता है C/T-TC। दिस इज द लॉ गिवन बाय विस। तुम्हें पता होगा बेटा क्यूरी इज द फर्स्ट फिजिसिस्ट, आप कह सकते हो फीमेल फिजिसिस्ट जिसे नोबेल मिला था।
in the physics field. बात आ रही है क्या समझ में? पियरी क्यूरी का भी नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. अच्छा, और इंटरेस्टिंग फिनोमिनन एक और बेटा, ये इनकी फैमिली मतलब ऐसी है जिसमें सब लोग नोबेल लॉरेट्स है। इनके हस्बैंड, नाम तो मैं भूल गया, उसको उनको भी नोबेल मिला है, क्यूरी को नोबेल मिला है, और इनकी डॉटर उसे भी नोबेल प्राइज़ मिला है आगे चल के बाद में जाके। तो 3 लोग हैं फैमिली में, तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो दैट्स द समथिंग बिग डील ऑल्सो। एंड क्यूरी को बेटा शायद 2 नोबेल मिले थे, एक और फील्ड में नोबेल मिला था। तो दैट तो बहुत ही बड़ी, मतलब अभी तक शायद सिंगल पर्सन को मिलने में वही है जिसको 2 फील्ड से नोबेल प्राइज़ मिला था। और लेडीज में तो ऑब्वियसली मतलब वुमेन फील्ड में तो एक ही आता है ये नाम जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं। एनीवेज, आई होप दैट्स समथिंग इन्फॉर्मेशन जो काम तो नहीं आएगी, बस ऐसे ही बता दी। और ये थोड़ा सा बेटा एक बार लिख जरूर लो इसे, बाकी इस पे चर्चा हम स्ट्रेसेस से एक बचता है बेटा ये वाला पार्ट थोड़ा सा है, बस इतना सा, बस ये 2 पेज। तो इस पे जब पढ़ाऊंगा तब ये पोर्शन में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये सैचुरेशन क्या होता है और कैसे मैग्नेट बेटा बिगड़ जाती है, कैसे मैग्नेट दूसरे उसमें चली जाती है। तो हार्डली 15-20 मिनट पोर्शन इज रिमेनिंग, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। ओके, इज दैट गुड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैथ्स के बच्चों की बेटा मैथ्स की क्लास है, तो आप टाइम पे ज्वाइन करना, ठीक है सभी बच्चे? 10 मिनट बाद लगभग